हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 10 फरवरी की, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्ज़ामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सुशर्मन, बी ऑप्शन था वासुदेव, सी ऑप्शन था शिमुक और डी ऑप्शन था देवभूति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासुदेव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की थी। वासुदेव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि कौरव वंश की स्थापना वासुदेव कौरव ने की थी। उसने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर लगभग 73 ईसा पूर्व में कौरव वंश की नींव रखी। यह वंश शुंग वंश के बाद मगध पर शासन करता रहा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए 5, बी ऑप्शन था 6, सी ऑप्शन था 7 और डी ऑप्शन था 11, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 6 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। 6 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये 6 जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि हैंडबॉल में एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, एक गोलकीपर और 6 फील्ड खिलाड़ी, इसलिए गोलकीपर को छोड़कर 6 खिलाड़ी खेलते हैं। हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, एक गोलकीपर प्लस 6 फील्ड खिलाड़ी, और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुकी नृत्य कुकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए नागालैंड, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था केरल और डी ऑप्शन था मणिपुर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है, कुकी नृत्य कुकी जनजाति से संबंधित है, जो मुख्य रूप से मणिपुर राज्य की निवास करती थी, इसलिए यह नृत्य मणिपुर के लोक नृत्य माना जाता है। इसलिए विकल्पों में मणिपुर शामिल नहीं है, यानी कि मणिपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भगत सिंह, बी ऑप्शन था लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन था चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन था बटुकेश्वर दत्त, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्हें शहीद ए आजम के रूप में जाना जाता है, यानी कि भगत सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका एक्सप्लेन किया है कि भगत सिंह को उनके अद्वितीय बलिदान, क्रांतिकारी विचारधारा और युवाओं को प्रेरित करने वाले साहस के कारण शहीद ए आजम कहा जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी स्वीकार की और अमर हो गए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर अमर शहीद भगत सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सामर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए थे। ए गुजरात, बी ऑप्शन था राजस्थान, सी ऑप्शन था मणिपुर और डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सामर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एक्सप्लेन किया है हमने कि सावर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी यानी सॉल्ट वाटर की झील है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है। यह झील नमक उत्पादन और रामसर साइड में होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की क्या था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए 943, बी ऑप्शन था 927, सी 919 और डी 914 है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 919 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी का हमने एक्सप्लेन किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां। यह आंकड़ा 2001 की जनगणना के अनुसार 927 की तुलना में कम था, जो बालिकाओं को की स्थिति को लेकर एक गंभीर सामाजिक चिंता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 5,97,464, बी ऑप्शन था 6,40,930, सी ऑप्शन था 7,12,330 और डी ऑप्शन था 6,80,500, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6,40,930 इसका एकदम
करेक्ट आंसर था। यह 2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों की संख्या थी 6,40,930 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी का हमने एक्सप्लेन किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँव 6,40,930 गाँव थे। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 6,40,930 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था कमल या ब्रश से की जाने वाली सुंदर लेखन की कला जिसमें शैलीगत और अभिव्यंजक अक्षरों का निर्माण किया जाता है क्या कहलाती है। चार ऑप्शन थे। ए ऑर्टोग्राफी, बी ऑप्शन था कैलीग्राफी, सी ऑप्शन था डैक्टिलोग्राफी और डी ऑप्शन था नृ विज्ञान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैलीग्राफी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि कैलीग्राफी सुंदर और कलात्मक लेखन की कला है जिसमें अक्षरों को विशेष शैली, मोटाई और संतुलन के साथ लिखा जाता है। यह कला आमतौर पर कलम, ब्रश या स्याही से की जाती है और इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों, निमंत्रण पत्रों, कला व सजावट, ऐतिहासिक पांडुलिपियों में किया जाता था। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कैलीग्राफी इसका एकदम करेक्ट था। कैलीग्राफी जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से किसकी स्थापना की है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए शांति निकेतन, बी ऑप्शन था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन था अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और डी ऑप्शन था साबरमती आश्रम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए शांति निकेतन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। बाद में यही संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। टैगोर का उद्देश्य प्रकृति के साथ शिक्षा और मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए शांति निकेतन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था जिससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था यू आर राव उपग्रह केंद्र यानी कि यूआरएससी भारत के किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन थे। ए श्रीहरिकोटा, बी ऑप्शन था त्रिवंतनपुरम, डी ऑप्शन था बेंगलुरु और डी ऑप्शन था अहमदाबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीहरिकोटा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि यू आर राव उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख केंद्र जो उपग्रह डिजाइन और प्राधिकरण का कार्य करता था। यह केंद्र पहले आईएसएस यानी इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था। बाद में यह मान वैज्ञानिक डॉक्टर यू आर राव के नाम पर बदल गया। यानी कि यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था झूमती भारत की किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है। आपके चार ऑप्शंस थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन था झारखंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी झारखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो झुमती है वह लोक नृत्य झारखंड का है। लोकगीत झारखंड का लोकगीत है झुमती। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि झुमती झारखंड का एक प्रमुख लोकगीत या लोक नृत्य से जुड़ा गीत है। यह विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में लोकप्रिय है और त्योहारों, फसल कटाई व सामाजिक अवसरों पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2006 का शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शंस थे। ए वैंकूवर कनाडा, बी ऑप्शन था साल्ट वेल सिटी यूएसए, सी ऑप्शन था ट्यूरिन इटली और डी ऑप्शन था सोची रूस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ट्यूरिन इटली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि 2006 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ट्यूरिन इटली में किया गया था। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आपके ऑप्शन थे। ए पीटी उषा, बी ऑप्शन थे युवराज सिंह, सी ऑप्शन था मिल्खा सिंह और डी ऑप्शन था सचिन तेंदुलकर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और आपका पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि द रेस ऑफ माई लाइफ भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है जिन्होंने फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में उनके संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां और जीवन के अहम पड़ावों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सौर मंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन थे। ए मंगल ग्रह यानी कि मार्स, बी ऑप्शन था शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, सी ऑप्शन था पृथ्वी यानी कि अर्थ और डी ऑप्शन था शनि ग्रह, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी अर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे हम नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 71% भाग पर जल ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर
जल और वायुमंडल के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सॉरी इसका करेक्ट आंसर था पृथ्वी, इसका एक अर्थ इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, ए हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन था उत्तराखंड, सी ऑप्शन था राजस्थान और डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो चमफुली नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि चमफुली नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम और सामाजिक जीवन से जुड़ा है और पारंपरिक लोकगीतों के साथ किया जाता है। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र से अधिक प्रचलित है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके चार ऑप्शन थे, ए लखनऊ, बी ऑप्शन था दिल्ली, सी ऑप्शन था मुंबई और डी ऑप्शन था वाराणसी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव है वह आमतौर पर दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपको ऑप्शन जो आपके आंसर एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन भले ही डिफरेंट हो सकते हैं बट उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसका आंसर नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है, प्राय दिल्ली हाट में। इसमें भारत और विदेशी विदेशों की सैकड़ों आम की किस्में प्रदर्शित की जाती हैं और आम से जुड़े उत्पाद प्रतियोगिताएं और संस्कृति कार्यक्रम में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेरिस 2025 में फैला लीजियोनेरस का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? चार ऑप्शन थे, ए श्वसन रोग और निमोनिया, बी ऑप्शन था त्वचा रोग, सी ऑप्शन था रक्त विकार और डी ऑप्शन था तंत्रिका संबंधी रोग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए श्वसन रोग यानी कि निमोनिया। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने लगा उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया कि जो लीजियो नेयर्स रोग एक गंभीर प्रकार का निमोनिया है जो लिजियोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर दूषित पानी और सूक्ष्म जीवों जो एरोसोल के जरिए फेफड़ों में प्रवेश करता है, जैसे एयर कंडीशन सिस्टम, कूलिंग कूलिंग टावर, फव्वारे आदि। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत शामिल होते हैं, इसलिए यह श्वसन तंत्र से जुड़ा रोग है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है? आपके चार ऑप्शन थे, ए मिथाइल ऑरेंज, बी ऑप्शन था फेनोप्थिलीन, सी ऑप्शन था लेटमास और डी ऑप्शन था ए और बी दोनों, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन दोनों कृत्रिम सूचक हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक और जो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड CMAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके चार ऑप्शन थे, ए 1971, बी ऑप्शन था 1973, सी ऑप्शन था 1975 और डी ऑप्शन था 1980, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1973 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1973 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जहां पर कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1973 इसका एकदम करेक्ट आंसर तो होगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। इसे कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित किया गया। बाद में 1975 में CMAL का विलय में जो कोल इंडिया लिमिटेड है जो CIL में विलय कर दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, डिले शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम पूछा था डिले का। ऑप्शन थे, ए पोस्टपोन, बी ऑप्शन था हिंडर, सी ऑप्शन था एडवांस और डी ऑप्शन था वेट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एडवांस इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी आगे बढ़ाना, शीघ्र करना। जो डिले का एंटोनिम विलोम शब्द होगा एडवांस, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि जो डिले का अर्थ होता है देरी करना, तो इसका सबसे उपयुक्त विलोम शब्द होगा देरी से विपरीत अर्थ होता है एडवांस, जो आगे बढ़ना, समय से पहले करना। ये है एडवांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस अधिनियम एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या ट्रायल के संकेत संदेश के आधार पर 2 साल की जेल में रख सकती थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी ऑप्शन था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, सी ऑप्शन था रोलैक्ट एक्ट और डी ऑप्शन था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रोलैक्ट एक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो 1919 में आया था, जिसे हम काला कानून भी कहा जाता था, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। रोलैक्ट एक्ट 1919 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही हमने बताया है कि रोलैक्ट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। इस अधिनियम के तहत
सरकार को यह अधिनियम मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना करंट या बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में रख सकती थी। इसी कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की पृष्ठभूमि बना। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों जम जाती है? आपके ऑप्शंस थे, ए गिलास से पानी बाहर रिसने के कारण, बी ऑप्शन था वाष्पीकरण के कारण, सी ऑप्शन था संघनन के कारण और डी ऑप्शन था विसरण के कारण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, संघनन के कारण। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि हवा में मौजूद जल वाष्प जब ठंडे गिलास की सतह से संपर्क में आते हैं तो वह ठंडी होकर तरल जल में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसी कारण गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितने हमें मिल पाए हैं। जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने आपको एकदम 100% एनालिसिस किया है, जो किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया होगा। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।